तो बताओ, कल की क्लास में अपन ने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, ठीक है। और कल अपन ने गाउस का नियम पढ़ा था, सतत आवेश वितरण पढ़ा था और गाउस के नियम का अपन ने समझा था, ठीक है। तो आज का क्या करेंगे बताओ अपन, आज अपन गाउस के नियम को सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो गाउस के नियम को सिद्ध करने से पहले अपन क्या करते हैं, गाउस का नियम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गाउस ने क्या बोला था? तो बताओ गाउस ने क्या बोला था, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर अलग अलग आवेश हैं, प्लस में भी आवेश है, माइनस में भी आवेश है, ठीक है। तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ आवेश कितने बताओ Q1, यहाँ कितना है Q2, यहाँ कितना है Q3, कोई प्लस में है, कोई माइनस में है, कोई प्लस में है। तो अपन जानते बताओ धनावेश से विद्युत क्षेत्र कहाँ निकलती है? बाहर, और ऋणावेश के कहाँ आती है? अंदर आती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं का बाहर निकलना और अंदर आना क्या कहलाता है? फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो बताओ किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। एप्सिलॉन नोट का मान अपन जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और समेशन क्यू क्या होगा बताओ? इन सब का अपन को बीजगणितीय योग करना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई गाउस के नियम की। आज अपन इस गाउस के नियम को सिद्ध करेंगे। इस गाउस के नियम को अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो अब टॉपिक लिखेंगे बताओ अपन, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। टॉपिक क्या लिखेंगे अपन? गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। तो टॉपिक क्या है बताओ? गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो बेटा अपन को गाउस के नियम की क्या करनी है? व्युत्पत्ति करनी है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखें। मान लीजिए बिंदु O पर क्या रखा है बताओ? प्लस Q आवेश है, प्लस स्मॉल q आवेश है। और अपन ये जानते हैं आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं बताऊं? O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर एक गोलाकार काल्पनिक बंद पृष्ठ की, काल्पनिक बंद पृष्ठ की क्या कर रहा हूं? कल्पना। ठीक है। तो मैंने क्या किया? O को केंद्र मानकर एक गोलाकार काल्पनिक बंद पृष्ठ की क्या करी? कल्पना करी। अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर गोलाकार काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना क्यों करी? क्योंकि बेटा गाउस का नियम किस पर लागू होता है? काल्पनिक बंद पृष्ठ पर, ठीक है। तो काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के क्या है? बराबर है किसके अनुसार? गाउस के अनुसार। तो इसीलिए मैंने O को केंद्र मानकर एक स्मॉल r त्रिज्या के, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r त्रिज्या के एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की क्या करी? कल्पना करनी, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या करना है? मुझे इस काल्पनिक बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान से सुनना। पहले मैं एक अल्पांश लूंगा, अल्पांश मतलब एक छोटा सा रूप, एक अल्पांश लूंगा
उस अल्पांश का विद्युत फ्लक्स निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो। तो बताओ मैंने क्या किया, एक अल्पांश पर अपन क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अल्पांश क्या होता है, जैसे मान लो ककड़ी है, ककड़ी की आपको क्या बनानी है, सलाद बनानी है। ककड़ी की सलाद बनानी है तो आप क्या करोगे, चाकू से उसको कट कर दोगे, ठीक है। तो आपको उसके सलाद का जो एक पीस मिलेगा ककड़ी का, उसको अपन क्या बोलेंगे, ककड़ी का अल्पांश। इतनी बड़ी ककड़ी का क्या है, वो एक छोटा सा अल्पांश है। तो ऐसे ही इस बड़े गोले का क्या ले लेता हूं मैं, छोटा सा अल्पांश ले लेता हूं, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं, आपने ककड़ी को कट किया, कट कर करके उसको छोटा रूप प्राप्त किया। तो बताओ मैथमेटिक्स में आपने एक्चुअल में क्या किया, बड़े रूप को छोटा रूप प्राप्त किया, तो उसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, आपने उसका अवकलन किया। क्या किया, अवकलन, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि उन्हीं छोटे छोटे रूपों से उसी सलाद से वापस ककड़ी बनाओ, उसी सलाद से वापस ककड़ी बनाओ, तो आप क्या करोगे, उन छोटे छोटे ककड़ी के जो पीस है, जो स्लाइसेस थे, उन सबको क्या कर दोगे, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, क्या बन जाएगी, ककड़ी बन जाएगी। तो छोटे रूप से बड़ा रूप प्राप्त कर लिया, छोटे रूपों को जोड़ जोड़ कर अपन ने क्या कर लिया, बताओ बड़ा रूप प्राप्त कर लिया। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समाकलन कर दिया। क्या कर दिया, समाकलन। तो बड़े रूप से छोटा रूप प्राप्त करने के लिए अवकलन, और छोटे रूप से बड़ा रूप प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, समाकलन। तो ऐसे अब आप मुझे बताओ, मैंने बड़े रूप से छोटा रूप प्राप्त किया, पहले मैंने बड़ा रूप बनाया, उससे छोटा रूप बनाया, प्राप्त किया। तो बताओ मैंने यहाँ पर अवकलन किया कि समाकलन, हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अवकलन किया, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये छोटा रूप प्राप्त कर लिया। बताओ धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ निकलती हैं, बाहर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई थी अपन ने धनावेश की, धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ निकल रही है, बाहर। तो बताओ विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा इसका, बाहर की तरफ, ई वेक्टर। चले आगे, और बताओ क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी, अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा। याद रखें, क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो तल के लंबवत बाहर कहाँ होगा बेटा, ये डी ए वेक्टर। क्षेत्रफल किससे दर्शाते हैं, ए से। पर बेटा यहाँ पर डी क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक ये अल्पांश है, और अल्पांश के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, अवकलन का। तो डी क्या है, यहाँ पर अवकलन है, ठीक है। आगे चलें, चलो अब बताओ आगे चलते हैं। अब अपन सबसे पहले मैं यहाँ क्या करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करने वाला हूं, मैं इस अल्पांश का फ्लक्स निकालूंगा, ठीक है। कैसे निकालूंगा बताओ, क्या लिखेंगे, तब अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या होगा, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी फाई बराबर, यहाँ पर डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, ई डी ए कॉस थीटा। क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई ई डी ए। अब बताओ कॉस थीटा, थीटा क्या होगा बताओ, थीटा किस किस के बीच का कोण है, ई और डी ए के। ई भी इस दिशा में है और डी ए भी इसी दिशा में है। तो बताओ कोण कितना होगा बताओ, जब दो राशियां एक ही दिशा में होती हैं तो उनके बीच कोण कितना होता है, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री
और बताओ cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो डी फाई कोस टू क्या आएगा बताओ, EDA इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो बताओ ये क्या किया अपन ने, ये निकाला अपन ने अल्पांश का विद्युत फ्लक्स। किसका? अल्पांश का विद्युत फ्लक्स। तो बताओ ये क्या निकाला अपन ने, अल्पांश का विद्युत फ्लक्स निकाला। ठीक है, ये डायरेक्शन पहले दिख नहीं रही थी कैमरे में, एक बार और बता देता हूं। अपन ने एक अल्पांश लिया डीए क्षेत्रफल का। ठीक है, धनावेश की विद्युत क्षेत्र कहाँ निकलती है बताओ, बाहर निकलती है। तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ। ठीक है, और क्षेत्रफल की दिशा भी कहाँ होती है, तल के लंबवत बाहर। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या मान लिया, डीए। चलें आगे। अब बताओ अल्पांश का इतना है। अब बताओ ये तो मैंने निकाला अल्पांश का, पर मुझे अल्पांश का नहीं चाहिए, मुझे इस पूरे का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। जैसे मैंने अल्पांश का निकाला सेम टू सेम मैं यहाँ भी एक अल्पांश लूंगा, उसका भी निकाल लूंगा, यहाँ भी एक अल्पांश लूंगा, उसका भी निकाल लूंगा, यहाँ भी एक अल्पांश लूंगा, उसका भी निकाल लूंगा, यहाँ भी एक अल्पांश लूंगा, उसका निकाल लूंगा, यहाँ भी एक अल्पांश लूंगा, उसका निकाल लूंगा। ऐसे करके सब सारे अल्पांशों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो बताओ टोटल फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा कुल फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। पर बताओ इतना लंबा काम अपन नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इन सब को बार बार निकाल के जोड़ने में बहुत डेरिवेशन बहुत बड़ा होगा और बहुत टाइम भी लगेगा। तो इसीलिए मैथ्स ने अपन को सिंपल सी चीज़ दे रखी है। मैथ्स ने अपन को सिंपल सी क्या चीज़ दी हुई है, अभी भी मैंने आपको बताया ककड़ी की जो सलाद है उसको जोड़ जोड़ कर आपने क्या बनानी, बड़ी ककड़ी बना ली। तो छोटे रूप से बड़ा रूप प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन। तो ऐसे ही अगर मैं इसका क्या कर दूं, समाकलन, तो क्या होगा देखो। तो क्या लिखूंगा, तब संपूर्ण काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो बताओ मैं क्या करूंगा, कुल का क्या मान लेता हूं मैं फाई, पूरे का क्या मान लेता हूं मैं फाई, और इसका क्या कर दूंगा समाकलन। ठीक है, ये समाकलन, साथ में क्या लगाऊंगा बेटा हूं बंद। ये क्या होता है, बंद का निशान है। बताओ अपनी जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है वो पूरी तरीके से बंद होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बंद समाकलन। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डी फाई समाकलन का मतलब ये हुआ बेटाओ कि मैंने इस पर और अल्पांश लिए। ठीक है, और अल्पांश लिए और फिर उन अल्पांशों को क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। मतलब अलग अलग अल्पांश लिए और उन अल्पांशों का फ्लक्स निकाला और उनको क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। तो सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, समाकलन। तो मैथ ने क्या बोला इसके लिए, समाकलन कीजिए। अब कुछ भी नहीं करना है, ये मान आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो बताओ। ठीक है, थोड़ा सा और लिख सकता हूँ मैं, दिख रहा है आपको कैमरे में।
ठीक है, तो बताओ ये मान रखूँ फाई बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए, क्या आएगा ई डी ए। थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ इसको ताकि मैं वो जगह भी यूज़ कर पाऊँ। क्या लिख सकता हूँ, फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई, ठीक है, समाकलन डी फाई। और बताऊँ डी फाई का मान रखूँ, फाई बराबर क्या आएगा, ई डी ए, ठीक है। अब बताओ ई कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा, बाहर। अब बताओ जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब जो नियत होता है या जो एक समान होता है, वो समाकलन से कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ई कांस्टेंट कैसे है, ई कांस्टेंट कैसे है। तो बताओ ई कांस्टेंट ऐसे है, ध्यान से समझना। बताओ ई का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही अपने पास ई का फॉर्मूला। बताओ के क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। के का मान कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू 5 गुलाम, 10 गुलाम, 20 गुलाम, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो बताओ के क्यू तो क्या है, कांस्टेंट हो गया। अब बताओ आर की बात करते हैं। अब बताओ ये जो आर है मतलब अल्पांश की केंद्र से दूरी है। अब बताओ केंद्र से यहाँ पर मैं जितने भी अल्पांश लूँगा, ये दूरी भी आर है। भाई आर क्या है, काल्पनिक बंद पृष्ठ की, मतलब जो गोला है अपन ने जो माना है उस गोले की त्रिज्या है आर। तो बताओ ये भी त्रिज्या आर है, आर 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 आर। तो इस गोले के पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे, इस गोले के पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे उन सब की केंद्र से दूरी क्या है, आर है। मतलब दूरी क्या है, एक समान है, और एक समान का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ के भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, दूरी भी एक समान है, तो ई भी क्या हो गया बताओ, कांस्टेंट। तो इसीलिए मैंने ई को कहाँ निकाल लिया, बाहर। चलो चले आगे। अब बताओ ई तो बाहर आ गया, चूंकि अब बताओ इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू क्या रखूंगा, कोई बता सकता हो तो बताए। तो बताओ इसकी वैल्यू आएगी 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों आई, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब है अल्पांशों के क्षेत्रफल का योग, अल्पांशों के क्षेत्रफल का योग। ध्यान सुनना। बताओ अल्पांश का है पृष्ठ पर है। बताओ एक अल्पांश ये, ऐसे एक अल्पांश यहाँ लूंगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ऐसे डीए करके मैं बहुत सारे अल्पांश लूंगा और उन सबको जोड़ दूंगा। तो वही चीज अपन को क्या बता रहा है, डीए समाकलन। तो बताओ जब सारे अल्पांश जुड़ जाएंगे, डीए समाकलन का मतलब क्या हुआ, अलग अलग अल्पांशों का आपने जोड़ दिया। जब सारे अल्पांश जुड़ जाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, क्या लिखेंगे, फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। चले आगे, चूंकि ई बराबर क्या होता है बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये भी लिखा था विद्युत क्षेत्र का मान, ई का मान यहाँ रखें, फाई बराबर क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ तक नज़र आ रहा है। चलो 1-2 स्टेप और लिख सकता हूँ। अब देखो, अब बताओ
k का मान क्या होता है, k का मान क्या होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर मैं k की वैल्यू पुट करूँ, k का मान रख रहा हूँ, q तो ऊपर है ही सरी, k का मान 1/4 पाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k का मान रख दिया मैंने, देखो q तो सेम टू सेम आ गया, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आएगा r स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है 4 पाई r स्क्वायर। अब बताओ 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो 5 बराबर क्या आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है गाउस का नियम, जो कि गाउस नियम है, जो कि क्या है गाउस नियम है, सिद्ध हो गया, ठीक है। आवेशों का बीजगणितीय योग, एक ही आवेश है इसीलिए क्यों आएगा अपॉन विद्युतशीलता का अनुपात, ठीक है। तो ये गाउस का नियम सिद्ध हुआ। अब सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाओ, बस ओनली डायग्राम ही आपको बनाना है, बनाओ। तो बताओ ये आपको नहीं दिख रहा है ना, ये मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। k की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा था इसलिए एक बार और लिख देता हूँ, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k की वैल्यू बेटा मैंने पुट कर दी और क्या आएगा r स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर, तो 5 बराबर क्या आएगा बताओ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गाउस नियम है, जो कि क्या है गाउस नियम। ऊपर आवेश आ गया, नीचे क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट, एक ही आवेश है तो आवेश का बीजगणितीय योग अपॉन विद्युतशीलता। अब आप ये डायग्राम बनाओ बस। ओनली डायग्राम बनाना है। अब लिखो माना चित्रानुसार ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के
ओ को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के काल्पनिक गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं। काल्पनिक गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं। आगे लिखो, आगे लिखो। इस काल्पनिक बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, काल्पनिक बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम डीए क्षेत्रफल के अल्पांश पर विचार करते हैं। अल्पांश पर विचार करते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल के अनुदिश है। क्षेत्रफल के अनुदिश है। तब इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अब बेटा यहां से लिखो d5 से। ये लाइन मैंने बोल दी है, आपको कहां से लिखना है, डायरेक्ट d5 से लिखो वहां तक, जल्दी से जल्दी। चलें, ठीक है। अब बेटा आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपको याद हो तो बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल लिखाया था गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, या यूं भी बोल सकते हैं गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की, या गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम के पालना करने वाले क्षेत्रों पर लागू होता है। ठीक है। अब ऐसा अपन क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले समझो व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है, ध्यान सुनना। बताओ, अपन ने 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो बेटा गुरुत्वाकर्षण का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। कैसे करता है ये बताऊंगा। अपन ने पढ़ा 12th में, क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, ठीक है। तो बेटा व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है, ध्यान सुनना। बताओ ध्यान से देखना। बताओ
गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल Gm1m2 अपॉन r²। यहां देखो जरा, बता बेटाओ, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या हो रहा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे बताओ कूलाम बल क्या था, K Q1 Q2 अपॉन r²। यहां भी देखो दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बताओ ऐसे क्षेत्र जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उनको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम के पालना करने वाले क्षेत्र। व्युत्क्रम वर्ग नियम किसको बोल रहे हैं, 1/r² को। मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम हो रहा हो, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम जिनमें होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करने वाले। ऐसे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो अपन क्या बोल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। अब बताओ गुरुत्वाकर्षण बल कौन से क्षेत्र से संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से संबंधित है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। ऐसे बताओ कूलाम बल किससे संबंधित है, कूलाम बल किससे संबंधित है, विद्युत क्षेत्र से। तो अपन क्या बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र किसकी पालना करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करता है, पालना करता है। और बताओ यहां पर अपन गाउस के नियम से क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो गाउस का नियम भी किसकी पालना करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। तो बताओ आपसे सिद्ध करवाएगा कि सिद्ध करो गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो क्वेश्चन लिखें इसके लिए, गाउस का नियम, ऐसे लिखो सिद्ध कीजिए कि, ऐसे लिखो क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि गाउस का नियम, सिद्ध कीजिए कि गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करने वाले, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करने वाले क्षेत्रों पर लागू होता है, पालना करने वाले क्षेत्रों पर लागू होता है। अब इसका आंसर देखो, अब इसका आंसर क्या होगा, सेम टू सेम क्या है, ध्यान से समझना। एक तीर से दो शिकार करेंगे, कैसे, सेम टू सेम डेरिवेशन काम आएगा, मात्र थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा। कहाँ चेंज होगा बताऊंगा अभी। सबसे पहले आपको करना है, डायग्राम बनाना है जैसे ही बनाया था। थ्योरी भी सेम टू सेम आएगी, सब सेम टू सेम है, ठीक है, सब सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम आएगा। अब चेंज कहाँ होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब बेटा ध्यान सुनना, चेंज कहां पर आएगा, ध्यान से देखना। अब बेटा मैंने पहले क्या यूज किया था, r²। बिल्कुल ध्यान से समझें इस कॉन्सेप्ट को। यहां पर मैंने यूज किया r², गाउस के नियम सिद्ध हो गया, ठीक है। तो बताओ यहां देखो, ई में दूरी का वर्ग का क्या आ रहा है, व्युत्क्रम। इसी को देखकर ही बोला जा रहा है, इस r की पावर 2 को, इस दो को देखकर ही बोल रहे हैं गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। तो यहां मैं क्या करूंगा बताओ, इस 2 को हटाकर घात क्या मान लूंगा, n, घात क्या मान लूंगा, n। और मुझे क्या सिद्ध करना है, n बराबर 2।
और मुझे क्या सिद्ध करना है, n बराबर 2 सिद्ध करना है। तो n बराबर जैसे 2 सिद्ध कर देंगे तो अपन बोल देंगे गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करता है, पालना करता है। यहां तक डेरिवेशन सेम है, बस आर स्क्वायर को अपन क्या मान लेंगे, आर की पावर n, और n बराबर क्या सिद्ध कर देंगे, 2। कैसे सिद्ध करेंगे देखते जाओ। अब देखो यहां तक तो सेम है, ये वैल्यू वापस यहां पुट कर रहा हूं, वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, 5 KQ आर की पावर n, और क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम आप बना ही लोगे पिछले वाले डेरिवेशन से सेम डायग्राम है, इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, डायग्राम आप बना ही लोगे। अब बेटा यहां से देखो, अब ध्यान से देखना क्या करूंगा, 5 k का मान रख रहा हूं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की पावर n ही मानी है मैंने भी, और क्या है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 5 बराबर क्या बचा बताओ, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर अपॉन r की पावर n। ठीक है, अब बताओ, चूंकि अभी सिद्ध किया था q5 बराबर क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी सिद्ध किया था q5 बराबर क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 5 का मान रख रहा हूं, क्या आएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ r की पावर n है, r की पावर n ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस का n, तो r 2 तो पहले ये माइनस का क्या हो जाएगा n, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा 1। ठीक है, और यहाँ क्या होगा r की पावर 2 माइनस n। अब बेटा इस 1 को क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना, बताओ किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। जैसे m की पावर 0 1, l की पावर 0 1, t की पावर 0 1, r की पावर 0 1। तो इस 1 को किससे रिप्लेस कर दूंगा, r की पावर 0 से। तो r की पावर 0, ठीक है, दोनों घातों की तुलना कर लेंगे। बताओ 0 बराबर क्या आएगा, 2 माइनस एन, एन को इधर ले आओ, प्लस का n बराबर 2। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करने वाले क्षेत्रों पर लागू होता है। दोबारा नोट करो, फिर बता देता हूं कैसे नोट करना है। पहले जो डायग्राम बन रहा था, पहले वाले डेरिवेशन में जो बनाया था वही बनाना है, थ्योरी भी सेम आएगी, और ये पूरा यहाँ तक तो सेम था, बस यहाँ से अपन ने n k की वैल्यू सेम पुट कर दी, फिर बस फाई की वैल्यू रख के q अपन एप्सिलॉन से q अपन एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, 1 को अपन लिख दिया r की पावर 0 और मान निकाल लिया। इसको लिखो, चलें आगे। अब बताओ इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि गाउस का नियम, अतः स्पष्ट है कि गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की, गाउस का नियम
व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करने वाले, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करने वाले क्षेत्रों पर लागू होता है, लागू होता है। चलें अब बेटा अपन गाउस के नियम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। गाउस के नियम के ऊपर क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो गाउस के नियम के ऊपर न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज देखते हैं एक्स्ट्रा में। तो लिखेंगे एक्स्ट्रा टॉपिक। ठीक है, और एक्स्ट्रा टॉपिक में क्या है बिल्कुल ध्यान सुनना, इसके ऊपर भी गाउस का न्यूमेरिकल बनता है, बहुत शानदार। कैसे बनता है ध्यान से देखें। अब बताओ यहां पर मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो बड़ा 11th क्लास में आपने केमिस्ट्री में एफसीसी बीसीसी पढ़ी होगी। ठीक है, फलक केंद्रित घनीय संरचना, आधार केंद्रित घनीय संरचना। अगर आपने वो ध्यान से पढ़ी होगी तो आप यहाँ पर ये आप मेरे आंसर सवालों का आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कल की क्लास में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। अब क्वेश्चन क्या है वो सुनो। घन है, घन के केंद्र पर रखा है बेटा आवेश। तो इसमें आपको एक तो बनाना है फाई टी फाई एस। फाई टी का मतलब क्या होता है, टोटल, कुल फ्लक्स बताना है, मतलब पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स। और एस मतलब सरफेस, सरफेस मतलब एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी आपको बताना है फाई टी फाई एस, पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स, इसके एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, जब आवेश कहाँ है, कोने पर, और जब आवेश रेखा पर है फाई टी फाई एस, कुल फ्लक्स और एक फलक का फ्लक्स। इसमें बताऊँ फाई टी और फाई एस आपको बताना। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, तो ये आपको बताना है मेरे को। ठीक है, और इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।